नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हमने आज जो परीक्षा ग्राम सचिव की हुई है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको इस वीडियो में शामिल किया है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप टेलीग्राम पे एमएल एकेडमी सर्च करके जिस चैनल में 3250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको जो पंचायती राज है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद सन 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को जिस उद्देश्य के पूरा करने के लिए शुरू किया गया था, ये कार्यक्रम उस उद्देश्य पर खरा नहीं उतर रहा था, जिसके बाद 1957 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की गठन किया और उस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामयाब न हो पाने के कुछ कारण बताए। साथ में ही उसको कामयाब करने के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि पंचायती राज के विषय पर जो पहली समिति गठित की गई थी स्वतंत्र भारत में, वो समिति जो थी बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसका गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 स्तर पर पंचायत का होना, जिसमें सबसे निचला स्तर गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है, जिसका मुखिया सरपंच होता है और जिसे गांव के सभी मतदाता जो हैं गुप्त मतदान के द्वारा चुनते हैं। इसके अलावा खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसे मध्यवर्ती पंचायत भी कहा जाता है, जिसका मुखिया चेयरमैन यानी अध्यक्ष होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी ग्रामीण पंचायत है वो जिला परिषद है। जिला परिषद का मुखिया भी चेयरमैन होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है। इस पंचायती राज की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुई थी, जहां इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। अगर बात करें इस पंचायती राज प्रणाली की, तो इसका हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में वर्णन किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 40 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 में है, तो अनुच्छेद 40 उसी में है। और नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनके विरुद्ध न्यायालय में दावे नहीं हो सकते। यानी अगर कोई बात नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है तो इसका मतलब उसको पूरा करना या न करना ये सरकार की मर्जी पर है, सरकार के संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो इसलिए आर्टिकल 40 में पंचायती राज का होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अशोक मेहता समिति की गठन किया पंचायती राज के विषय पर। और अशोक मेहता समिति जो है उसने पूरा जोर जो है इस बात पर दिया कि जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक दर्जा मिले, यानी आर्टिकल 40 के अलावा भी जो संविधान है उसमें पंचायती राज का उल्लेख होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। ज़्यादातर जो सिफारिशें थी अशोक मेहता समिति की वो मानी नहीं गई। और उसके बाद जितनी भी समितियां पंचायती राज के विषय पर गठित हुई हैं, उन सारी समितियों ने जो एक कॉमन सिफारिश की है वो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने की है। और उसके 1-2 बार प्रयास भी किए गए, जैसे खुद राजीव गांधी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब भी संसद में विधेयक लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। आखिरी सफलता मिली पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। तो मैं आपको बता दूं कि पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हीं के समय 1992 में संसद ने 73वां अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, तो संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
पंचायतों को अनुसूची 11 के तहत 29 प्रकार की शक्तियां दी गई। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। और पंचायतों से संबंधित भाग 9 जो है वो भी संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। जो 73वां संशोधन अधिनियम है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें, इस अधिनियम के बाद प्रत्येक राज्य ने अपने अनुसार इसमें कुछ चेंजेस करके अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाने शुरू कर दिए। मैं आपको बता दूं कि जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसमें राज्य सरकारों को भी काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव करने की शक्ति हासिल है। तो इसी के अनुरूप 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू हो गया था। तो उसी के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ना है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने भाग हैं? तो इसमें भागों की जो संख्या है वो 5 है। तो 5 भागों में डिवाइडेड है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने अध्याय हैं? तो चैप्टर्स की जो संख्या है वो 21 है, 21 चैप्टर्स हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने सेक्शन यानी धाराएं जो हैं वो कितनी हैं? तो धाराओं से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 280 धाराएं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 2 ही अनुसूचियां हैं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में, जिसमें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की जो अनुसूची संख्या पहली है उसमें जो शपथ एवं प्रतिज्ञान है यानी ओथ एंड अफर्मेशन, उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अनुसूची संख्या 1 है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की, वो किसके बारे में है? तो वो शपथ एवं प्रतिज्ञान के विषय में है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय का यानी किस चैप्टर का संबंध कर एवं वित्त से है? तो ये चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5 जो है ये फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड है, यानी पंचायतों के वित्त का क्या स्रोत है, वो किस प्रकार के टैक्स जो हैं वो इम्पोज कर सकती हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय का संबंध पंचायत समितियों से है? तो पंचायत समितियों का उल्लेख अध्याय संख्या 7 में किया गया है। तो पंचायत समितियां मैंने जैसे बताया मध्यवर्ती पंचायत होती हैं, यानी जो ब्लॉक लेवल पर खंड स्तर पर पंचायतें हैं वो होती हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में यानी किस सेक्शन में ग्राम सचिव के कर्तव्य दिए गए हैं? तो जिस पद के लिए आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उसी पद की बात यहाँ की गई है, ग्राम सचिव, और ये जो है सेक्शन 15 के अंदर इसके कर्तव्य काम जो हैं वो दिए गए हैं। ग्राम पंचायत का भंग होना किस धारा में दिया गया है? तो ग्राम पंचायत का भंग होना धारा 52 यानी सेक्शन 52 में दिया गया है। ग्राम पंचायत जो है ये सरपंच और पंचों से मिलकर बनती है, जिनका चुनाव गांव के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं के द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। एक ग्राम पंचायत में कितने पंच हो सकते हैं? तो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 पंच एक ग्राम पंचायत में हो सकते हैं। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं? तो यहाँ मैं ग्राम सभा की डेफिनेशन आपको दे दूँ। देखिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में। ग्राम सभा का अर्थ है गांव के सभी मतदाता, यानी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के वे सभी गांव के नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। दूसरी बात करें ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत निर्वाचन के द्वारा बनती है और इसमें सरपंच और सभी पंच शामिल होते हैं ग्राम पंचायत में। तो ये डिफरेंस है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। तो
तो यहाँ बात की गई है, जो सवाल नंबर 11 है, इसमें एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं? तो ये 3 बैठकें होनी आवश्यक होती हैं। ग्राम सभा की सामान्य बैठक के लिए कोरम क्या है? तो ग्राम सभा की जो सामान्य बैठक होती है उसके लिए कोरम यानी न्यूनतम सदस्य, यानी ग्राम सभा की कोई बैठक अगर बुलाई जाए, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होना अनिवार्य है, तो यदि ग्राम सभा की एक जनरल मीटिंग है यानी सामान्य बैठक है, ये शब्द आपने बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से वहाँ पर नोटिस करना है एग्ज़ाम में। तो ग्राम सभा की यदि सामान्य बैठक है तो इसके लिए कोरम यानी उस बैठक के वैलिड होने के लिए कम से कम कितने ग्राम सभा के सदस्यों की आवश्यकता है, इसे कोरम कहेंगे। तो ग्राम सभा की सामान्य बैठक के लिए जो कोरम है वो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10% या 300 सदस्य जो भी कम हो। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। मान लीजिए एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 1500 है, यानी 1500 ऐसे व्यक्ति हैं गांव में जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है। अब यहाँ पर अगर 1500 का हम 10% करेंगे तो 150 होगा। तो इस गांव के लिए जो है सामान्य बैठक की जो कोरम है वो 150 होगा, यानी 300 नहीं होगा, क्योंकि 300 जो है वो 10% जो होता है उससे ज़्यादा है। अगर इस गांव की जनसंख्या मान लीजिए 5000 होती किसी गांव की, तो 10% के हिसाब से ये 500 सदस्य हो जाएंगे और ये 300 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोरम का काम 300 सदस्य करेंगे। यानी गांव की जनसंख्या यानी ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या पर यह डिपेंड करेगा कि सामान्य बैठक में कितने सदस्य पार्टिसिपेट करें, तब कोरम पूरा होगा। यानी अगर बड़ी जनसंख्या का गांव है यानी 3000 से ज़्यादा ग्राम सभा के सदस्य हैं किसी गांव में, तो वहाँ पर 10% का नियम लागू होगा, और जहाँ 3000 से कम की जनसंख्या है वहाँ पर जो है 300 सदस्यों का जो नियम है वो लागू होगा। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो ग्राम सभा है वो गांव की जनसंख्या पर निर्भर करेगी कि उसका कोरम कितना होगा। अगर किसी गांव की जनसंख्या 3000 से अधिक है तो वहां पर 300 सदस्य जो हैं वो कोरम का काम करेंगे, और 3000 से कम है तो वहां पर 10% जो है ये कोरम माना जाएगा। तो आपसे सीधा सीधा सवाल एग्जाम में होगा, उसका जवाब आप दे दें कि सामान्य बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10% या 300 सदस्य जो भी कम हो ये कोरम होगा। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के किसी विशेष बैठक के लिए कोरम क्या है? तो किसी स्पेशल मीटिंग के लिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बैठक के लिए कोरम जो है ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10% है, यानी यहाँ पर 300 वाली जो शर्त है वो नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें कि जनरल मीटिंग का क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का क्या है। ग्राम पंचायत की एक महीने में कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं? देखिए पिछला जो सवाल था वो ग्राम सभा से संबंधित था कि उसकी एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 3 बैठक और ग्राम पंचायत की एक महीने में कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत में दोबारा दोहरा दूं, सरपंच और पंचों से मिलकर बनती है और ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो 21 अप्रैल 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में 2020 में कौन से एक्ट के द्वारा संशोधन किया गया है? तो जो सबसे नया अमेंडमेंट है हरियाणा पंचायती राज एक्ट में वो 2020 में हुआ है और वो हरियाणा संशोधन संख्या 11, हरियाणा संशोधन एक्ट संख्या 11 के द्वारा किया गया है। तो आप सब जानते हैं कि अभी हरियाणा सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 50% कर दी है, जो पहले 1/3 यानी 33% थी, और BC-A वर्ग के लिए भी पंचायतों में 8% का आरक्षण लागू किया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण फैसले थे इसके लिए जो संशोधन किया गया हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में, वो
हरियाणा संशोधन एक्ट नंबर 11 के द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या 500 होनी चाहिए, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इस शर्त में ढिलाई भी दे सकती है, यानी 500 से कम जनसंख्या होने पर भी राज्य सरकार की मर्जी है कि वो पंचायत के गठन की मंजूरी दे सकती है। वर्तमान में हरियाणा का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पंचायती राज मंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला जींद के उचाना से विधायक हैं। इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन का विभाग है। इसके अलावा इनके पास रेवेन्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का विभाग है। श्रम मंत्रालय इनके पास है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। तो कई मंत्रालयों को ये होल्ड करते हैं, जिसमें पंचायती राज का मंत्रालय भी शामिल है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में किन वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अभी जो आरक्षण है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो दिया गया है पंचायतों में, वो महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के लिए है और BCA वर्ग के लिए है। तो BCA वर्ग को भी अभी 8% आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में की गई है। और महिलाओं का जो आरक्षण है वो मैं दोबारा दोहरा दूं कि 33% यानी 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। सरपंच के लगातार ग्राम सभा की कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सरपंच का पद समाप्त माना जाएगा? तो यदि लगातार 2 ग्राम सभा की बैठकों में सरपंच बिना किसी अनुमति के गैर हाजिर रहेगा तो उसको हटाया जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। ग्राम पंचायत के निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं? तो ग्राम पंचायत के निर्णय जो हैं ये बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, यानी बहुमत जो है वो होगा पंचों और सरपंच, जो पंच होंगे उनके अंदर जो चुनाव होगा, यानी मान लीजिए कोई प्रपोजल ग्राम पंचायत की बैठक में लाया गया है और उस पर अंतिम फैसला करना है तो वोटिंग होगी और सभी पंच वोट करेंगे। यदि वोटों की संख्या बराबर होगी तो सरपंच को उसमें वोट करने का अधिकार मिलता है, यानी जो कास्टिंग वोट होता है वो सरपंच का होता है, निर्णायक मत जो है। तो निर्णायक मत पंचायत के निर्णयों में सरपंच का होता है। वो तभी वोट दे सकता है जब दोनों तरफ के वोट बराबर होंगे। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के किस सेक्शन यानी किस धारा में ग्राम सचिव का पद वर्णित है? तो ग्राम सचिव का पद सेक्शन 14 में है और ग्राम सचिव के जो कार्य हैं, ड्यूटी हैं, वो सेक्शन 15 में है। सरपंच की शक्तियां और कार्य किस सेक्शन में दिए गए हैं? तो सरपंच की शक्तियां और कार्य सेक्शन 19 में दिए गए हैं। जो है धारा 19 में सरपंच के कार्य और शक्तियां दी गई हैं। हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में हैं? तो यमुनानगर जिले में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और सबसे कम ग्राम पंचायतें जो हैं ये फरीदाबाद में हैं। हरियाणा में कुल कितनी जिला परिषदें हैं? तो हरियाणा में 21 जिला परिषदें हैं। अभी चरखी दादरी की जिला परिषद नहीं बनी है, जबकि चरखी दादरी जिला बन चुका है 2016 में, तो वहाँ अभी जिला परिषद नहीं है। अभी 2021 में जब ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे तो चरखी दादरी की जिला परिषद बनेगी, तब हरियाणा में जिला परिषदों की संख्या 22 हो जाएगी। हरियाणा में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? तो जो मध्यवर्ती पंचायत होती है वो पंचायत समितियां कहलाती हैं। तो 126 पंचायत समितियां अभी हैं। तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समितियां होती हैं। तो जो पंचायत का चुनाव था वो पिछली बार 2015 में हुआ था, उस समय हमारे हरियाणा में ब्लॉक 126 थे। अभी ब्लॉक 142 हैं। तो जो आगामी चुनाव होगा उसमें हम ये मानकर चलें कि जो पंचायत समितियां होंगी वो 142 होंगी, क्योंकि जितने ब्लॉक उतनी पंचायत समितियां। तो हरियाणा में जो ब्लॉक हैं, खंड हैं, वो 142 हो गए हैं। इसका उत्तर एग्जाम में 140 आ सकता है, क्योंकि 2 बाद में बने हैं और इनको पुराने आंसर मानने में जो है काफ़ी सुकून मिलता है। तो ये 140 भी मान सकते हैं, यानी ऑप्शन में 142 आपको ना मिले तो आप 140 लगाएं ब्लॉक की संख्या। हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 6197 ग्राम पंचायतें हरियाणा में हैं। और बात करें कुल कितने गांव हैं, तो 7652 गांव हैं हरियाणा के अंदर इस समय,
इसका उत्तर एग्ज़ाम में 6841 आ सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले आपको 7652 तो आप 6841 को सही माने। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ एग्ज़ाम में मिले। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी बातें याद हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें आप, और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।